ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी आज की कहानी। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, कॉन्सेप्ट डालेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान सुनिएगा। भाई मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बना लेता हूं। मान लीजिए कि हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब ये इस ट्रायंगल का इन सेंटर है जिसे हम आई कहते हैं। ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है जिसे ओ से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है डी, ये क्या होगी मेरे प्यारे भाई? तो अगर किसी ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर है, अगर किसी ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर है, ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर है, इसी ट्रायंगल की रेडियस स्मॉल आर है, ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर है, तो इन रेडियस और इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, त्रिभुज के इन सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। दिस इज द फॉर्मूला। क्या आपको हमारी बात समझ में आ चुकी है? आप बोलोगे यस सर। ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो। अब इस पे बड़ा बेसिक सवाल आया हुआ है जो आखिरी भी है, ये वाला देखो ध्यान से। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 है, इसके इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6, 8, 10 से देखते ही पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या आएगी मेरे भाई? P प्लस बी माइनस एच बटे 2। 6 प्लस 8 14 माइनस 10 4/2, ये आ जाएगी 2। राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या आ जाएगी भाई? 10/2। हाइपोटेनस का आधा 5, ये आ गया। तो इस ट्राइंगल के इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? IO। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर 5 इंटू स्मॉल आर 2, ये आ जाएगा। तो 25 में से 20 घटाएंगे यानी कि √5। तो सवाल का आंसर अंडर रूट 5 आ गया। ये तो फिर भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दूसरा ट्राइंगल भी होता तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट ही लगता। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है मेरे भाई। आपका इन सेंटर पूरा खत्म हो गया, सरकम सेंटर पूरा खत्म हो गया। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ऑर्थो सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ऑर्थो सेंटर। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बच्चे लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लंब केंद्र। हमने 4 ही सेंटर है मेरे प्यारे भाई। इन सेंटर हमने पूरा पढ़ा दिया, सरकम सेंटर पूरा पढ़ा दिया। अब ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं कि ट्राइंगल के जो है इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर। अब देखिए ऑर्थो सेंटर से मेरे प्यारे दोस्तों कोई सर्कल नहीं बनता है। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। भाई मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। भाई हमने प्यारे स्टूडेंट आपके सामने ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। मैंने बच्चे आपके सामने ट्राइंगल बनाया स्टूडेंट, आपके सामने दोस्तों ये ट्राइंगल ABC। तो किसी ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं तो 3 हाइट होंगी मेरे प्यारे भाई। साइड BC पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, ये AD। ये AD जो है ट्राइंगल की साइड BC के ऊपर हाइट है, ठीक है।
ये क्या है, ये ट्राइंगल की साइड AC के ऊपर हाइट है BE। ये त्रिभुज की भुजा AC के ऊपर हाइट है BE। ठीक है, ये ट्राइंगल की साइड AB के ऊपर हाइट है मेरे दोस्तों, त्रिभुज की भुजा AB के ऊपर हाइट है मेरे प्यारे भाई CF। तो ट्राइंगल की तीनों हाइट, किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट या एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो पॉइंट ही ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है, और इसे H से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र क्या है? जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट या तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटती है वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑर्थो सेंटर इज, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए अपनी कॉपी में प्यारे बच्चे, ऑर्थो सेंटर इज, ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ all three altitudes of triangle, all three altitudes of triangle। ट्राइंगल की तीनों शीर्ष लंबों का या ऊंचाइयों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही बच्चों क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2 अगला कॉन्सेप्ट देखो, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 ऑर्थो सेंटर में लाई, ऑर्थो सेंटर में लाई, ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड कॉमा अपॉन और आउटसाइड दी ट्राइंगल। इन ऑर्थो सेंटर जो है मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ट्राइंगल किस साइज का है मेरे प्यारे भाई, किस शेप का है, ट्राइंगल की शेप कैसी है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब थ्योरी इतनी है, इसके अलावा इसमें कोई थ्योरी नहीं है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आज ही हम एंड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलिए, कैसे पता चलेगा कि ऑर्थो सेंटर कहां है? पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल प्यारे बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आप मुझे बताओ एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होगा? सब बच्चों को पता है मेरे भाई, सब बच्चों को पता है कि अगर आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए, न्यून कोण त्रिभुज है, ये इससे ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, यानी कि तीनों हाइट ट्राइंगल के अंदर ही काटेंगी, बाहर तो काटेंगी ही नहीं। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल के अंदर होगा। कहां होगा मेरे प्यारे भाई? ट्राइंगल के अंदर होगा, याद रहेगा। तो एक न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। आगे चलेगा मेरे प्यारे भाई। पॉइंट नंबर 2 राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां? ये थ्योरेटिकल सवाल आते हैं एग्जाम में, थ्योरेटिकल सवाल राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बच्चे हमने आपके सामने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये समकोण त्रिभुज है ABC मान लीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा? तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको क्या सिखाया है? किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी वो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। अब मान लो अगर मैं ट्राइंगल की साइड BC को बेस मानता हूं कि माना त्रिभुज की भुजा BC है, तो BC के सामने वाले वर्टेक्स A है,
तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट जो होगी वो ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, जाके देखो ये यही मिले 90 डिग्री के कोण पर। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में साइड बीसी के ऊपर हाइट क्या है? ए बी है। बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड बीसी के ऊपर हाइट ए बी हो जाएगी कि बीसी के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसे ही अगर मैं इस भुजा ए बी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स सी से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो 90 डिग्री के कोण पर मिल रहा है, यानी कि भुजा ए बी के ऊपर सामने वाले शीर्ष से मैं हाइट डालूंगा तो यही हाइट हो जाएगी बीसी। तो ए बी के ऊपर हाइट बीसी है, बीसी के ऊपर हाइट ए बी है। दो हाइट एक दूसरे को यहां पर काट रही है ट्राइंगल की, तो यही पॉइंट क्या होगा? यही पॉइंट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का। यह कारण है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। अब इसे ट्राइंगल की तीसरी हाइट देखेंगे, जैसे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के ऊपर अगर मैं तीसरी हाइट खींचूंगा 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस की हाइट हो जाएगी। ये भी इसी पॉइंट बी पर जाके मिलेंगी, तो तीनों हाइट इसी पॉइंट पर जाके मिलती है। इसलिए समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर हमेशा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 3, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा? बच्चे मैंने आपके सामने इस तरीके से ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बना दिया। हमने आपके सामने इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज बनाए, ए बी सी। क्या है भाई? ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। बोलो हां। अब इसकी मेरे भाई तीनों हाइट एक दूसरे को जहां काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा प्यारे दोस्तों? आपका वो पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। अब ये भुजा ए बी है, तो इस भुजा ए बी, ये भुजा ए बी है मेरे दोस्तों, ए बी है, साइड ए बी है। ये सामने वाला, अच्छा पहले ये छोड़ो, ये साइड बीसी है, ये भुजा बीसी है, बीसी के सामने वाला वर्टेक्स ये ए है। तो भुजा बीसी पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कैसे डलेगी मेरे भाई? कैसे हाइट डलेगी? तो आपको भुजा बीसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाइए, सामने वाले वर्टेक्स ए से ये हाइट हो जाएगी जो 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगी। ये आ जाएगा ना बेटा? बोलो, ये हाइट हो जाएगी, ये वाली भुजा बीसी के ऊपर ये हाइट हो जाएगी। ये भुजा बीसी, इसको आगे बढ़ाओ, सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट ए से ये हाइट डालेंगे मेरे भाई, ये हाइट हो जाएगी भुजा बीसी के ऊपर, ये हाइट है, इतनी लंबाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब भुजा ए बी है, ये साइड ए बी है, ए बी के सामने वाला वर्टेक्स सी है, तो ए बी से सी पर कैसे हाइट डलेगी? आप साइड ए बी को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये सामने वाले वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये साइड ए बी के ऊपर ये हाइट हो जाएगी, साइड ए बी के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी। ठीक है? ये ए सी तीसरी साइड है, साइड ए सी है, ऑब्टूस सबसे बड़ी साइड है। सामने वाला जो वर्टेक्स भी, सामने वाले वर्टेक्सिस पर हाइट खींचेंगे तो ये हाइट हो जाएगी 90 डिग्री। लेकिन जब इस हाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहां पे काट रहे, ये हाइट मेरे दोस्तों यहां पे काट रहे, ये ऑर्थो सेंटर होगा, ये ऑर्थो सेंटर बाहर होगा, ऑर्थो सेंटर बाहर होगा। ठीक है प्यारे भाई? तो यानी कि प्यारे दोस्त ध्यान सुनिएगा, दो बातें यहां पे समझनी है कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है, क्योंकि मेरे भाई हाइट तीनों काटती नहीं है, हाइट को पीछे आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। पीछे एक्सटेंड करने पर तीनों हाइट एक दूसरे को यहां काटे ट्राइंगल के बाहर, ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। बोले बात को समझे? आप बोलोगे यस सर। और एक बार पेपर में भी पूछा गया था कि ऑर्थो सेंटर मेरे प्यारे भाई कहां होगा? ऑर्थो सेंटर ऑब्टूस एंगल के, मेरे प्यारे भाई ऑब्टूस एंगल की तरफ होगा,
ऑर्थो सेंटर लार्जेस्ट साइड की तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं होगा ऑर्थो सेंटर, कहां होगा? ऑब्टूस एंगल की तरफ होगा मेरे भाई। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई है। तो तीनों साइज के लिए इसकी जो है वो है मेरे प्यारे भाई, पोजीशन अलग अलग होगी। सवाल देखो जरा, ये रहा सवाल। यदि किसी ट्राइंगल में इफ एनी इन एनी ट्राइंगल ऑफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वन साइड, सवाल में बोला है अगर एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इसकी एक साइड पर है, तो बताओ क्या सही है? ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स, सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, सरकम सेंटर आल्सो लाइज ऑन द ट्राइंगल, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑन द सेम पॉइंट। गलत, पहला वाला सही है। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर एक साइड पर है, एक भुजा पर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर एक साइड पर होता है, बल्कि दूसरी साइड पर भी आ जाता है, और ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे आ जाएगा। तो यहां पहला ऑप्शन सही है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब लोग। चलो बच्चों, हाँ, तो भाई मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल की साइड बीसी के ऊपर हाइट है, ये एसी के ऊपर हाइट है, और ट्राइंगल की साइड एबी के ऊपर हाइट है। ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल की तीनों हाइट खींच ली, ये एडी, ये बीई और ये सीएफ। सीएफ क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो मेरे दोस्तों, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, कई बार थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट पूछा गया। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई, जो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो आप ना एक एक ट्राइंगल पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको दिखाऊं। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ए डी बी समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा होगा आप बोलोगे यस सर ये 90 डिग्री का है। अब यहां 90 डिग्री के सामने की जो साइड है ए बी, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ए बी है, ये एडी है, एडी से बड़ा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड ए बी है, यानी कि हाइपोटीनस है, तो लेग से बड़ा होगा, ये साइड एडी से बड़ा होगा। आप बोलोगे यस सर ए बी जो है वो एडी से बड़ा होगा। हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई भी परेशानी यहां पे नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल देखिए, सबको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ए एफ सी। ट्राइंगल ए एफ सी सबको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ग्रीन ट्राइंगल जो मैंने दिखाया, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी मेरे दोस्तों एसी, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी एसी, वो इस एफसी से बड़ा होगा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो हमेशा लेग से बड़ी होगी। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है एसी मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? वो इस लेग सी एफ से, इस साइड सी एफ से बड़ा होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात भी एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से बच्चों आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल बीईसी, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसमें ये कौन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है बीसी, ये बीई से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है बीसी, ये क्या होगा बेटा? बीई से बड़ा होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 90 डिग्री के सामने की साइड यहां पर बीसी है, ये साइड बी है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होगी। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं प्यारे दोस्तों, ये तीन इक्वेशन होगी, अगर इनको ऐड कर देता हूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। जब राइट लेफ्ट साइड में सब बड़ा ही बड़ा है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर बड़ा ही रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी ग्रेटर देन ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। ये आ गया, यानी कि क्या सीखे आप लोग? एक ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग हमेशा उनकी तीनों हाइट के सम से बड़ा होता है।
एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ही तीनों साइड के सम से बड़ा होगा। एक ट्रायंगल की तीनों साइड का जो सम है, तीनों भुजाओं का योग जो है वो तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है। लिख लो चाहे कॉपी में, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। अब जैसे प्यारे बच्चों इस पे आप ये सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 26। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड विल बी। एक ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड का सम क्या होगा? इक्वल टू सम ऑफ साइड नहीं, लेस देन सम ऑफ थ्री साइड। यस, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड का सम तीनों साइड के सम से छोटा होगा। उल्टा कहूं तो तीनों भुजाओं का योग तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होगा। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल भी पेपर में आते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, आगे चलते अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट एंगल वाला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। किसी भुजा द्वारा किसी साइड द्वारा ऑर्थो सेंटर पे एंगल कितना होता है? प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। मान लो स्टूडेंट, जैसे हमने आपके सामने ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइंगल ए बी सी। मान लीजिए बच्चों मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल की ये एक हाइट है बीई और ये मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड है सी एफ। कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे? नहीं सर, ये ट्राइंगल का भुजा एसी के ऊपर हाइट है बीई और ये भुजा ए बी के ऊपर हाइट है सी एफ। तो ये ट्राइंगल की दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को यहां काट रही हैं, पॉइंट एच पर यहां काट रही हैं प्यारे दोस्त। समझ में आई बात? एच क्या है? ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। जहां ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड काट रही हैं, तीसरी एल्टीट्यूड भी वहीं से होके जाएगी, तो क्या हो गया? ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस साइड बीसी के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल क्या होगा? एंगल बी एच सी। ये क्या होगा मेरे भाई? ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आसान सी बात है प्यारे दोस्त, सब बच्चे आसान सी बात है, ध्यान से सुनिएगा जी। ये 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये एच क्या है भाई? व्हाट इज दिस एच? ये ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऊपर वाला प्यारे भाई आपको क्वालिटल दिखाई दे रहा है? ये ऊपर वाला आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे यस सर दिख रहा है। ध्यान सुनेगा, आपको ये ऊपर वाला क्वालिटल दिखाई दे रहा है? सर कल ही दिख गया था। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों आपका ए है, ये एंगल ए है। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वालिटल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर इस क्वालिटल को ध्यान से देखेंगे आप ए ई एच एफ को, तो 90 90 180 हो गया। अगर इन दोनों का 90 90 सम 180 तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल फिर कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस ए। ये एंगल कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर किसी चतुर्भुज में दो एंगल को जोड़ के 180 आ रहा है तो बाकी दोनों का सम भी 180 होगा। ये 90 90 180, तो अगर ये एंगल है तो 180 डिग्री माइनस ए। अब ये बताओ, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये 180 डिग्री माइनस ए है तो ये एंगल भी 180 डिग्री माइनस ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि साइड बीसी के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिएगा। तो किसी भी साइड द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण, किसी भुजा द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण वर्टेक्स पे बने कोण का सप्लीमेंट्री होता है। भाई इस साइड बीसी द्वारा वर्टेक्स पे कितना एंगल बनना है? एंगल ए। भुजा बीसी के द्वारा शीर्ष यहां पे कितना बना? एंगल ए। ऑर्थो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री माइनस ए। यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल समझते? ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ के आपस में 180 डिग्री आता है।
तो भुजा किसी भी साइड द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण वर्टेक्स पे बने कोण ए का क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अगर ये एंगल ए है तो 180 डिग्री माइनस ए होगा। मुझे लगता है सब बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है इसमें। सवाल करवाता हूं। सवाल नंबर 27 से बताइए। बोला है अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए ऑब्टूस एंगल है, ओ ऑर्थो सेंटर है। अगर एंगल बीओसी 54 डिग्री है तो बीएसी का मान क्या होगा। हालांकि आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, बना लो चाहे कि भैया ये हो गया एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, इसमें ए ऑब्टूस है, ये रहा ए ऑब्टूस एंगल है। अब इसमें मेरे दोस्तों ओ ऑर्थो सेंटर है। ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पे 54 डिग्री का बन रहा है, एंगल बीओसी 54 डिग्री का है। तो ऑर्थो सेंटर पे बना कोण जो है वो क्या आएगा मेरे भाई, साइड है ना। भुजा बीसी द्वारा वर्टेक्स पे बने एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। यहां से एंगल बीएसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल बीएसी की वैल्यू आएगी 180 डिग्री में से 54 घटाएंगे 126 डिग्री। इससे आसान सवाल है ही नहीं कोई दुनिया में भाई। भुजा बीसी के द्वारा, साइड बीसी के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर है। वो क्या होगा, भुजा बीसी के द्वारा वर्टेक्स पे, तीसरे वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसका सप्लीमेंट्री होगा। तो 54 डिग्री 180 डिग्री माइनस एंगल बीएसी, एंगल बीएसी क्या है 180 माइनस 54 126 डिग्री। ये बताओ जरा। 28वां करेंगे। In a triangle ABC, the perpendicular drawn from ABC meet the opposite side at DEF respectively. ADBECF intersect at point P. मान लो कि जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC। अब सवाल देखिएगा। सवाल में बोला गया ट्राइंगल ABC में ABC से जो परपेंडिकुलर खींचे गए वो साइड को DF पर मिलते हैं। ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं ADBECF, ADBECF, ADBECF। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले गए हैं ADBECF, जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। कहां काटते हैं, एक दूसरे को P पर काटते हैं। आप बोलोगे जी सर। सवाल बोला गया EPD यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 122 डिग्री का है, ये वाला एंगल। बहुत बढ़िया। बोला A और B के बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं, A और B के बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं। आपसे AQB पूछा है, A और B के बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं AQB। बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल 122 डिग्री का है, ध्यान सुनते रहेगा, 122 डिग्री, तो ये एंगल भी 122 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये लाइन AD और BE एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, आमने सामने के दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आप बोल लोगे यस सर, ये 122 डिग्री बोला, ये भी 122 डिग्री बोला है। ये 122 डिग्री क्या है, ये साइड AB के द्वारा, साइड AB के द्वारा, भुजा AB के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल है। ये साइड AB है, ये P क्या है, जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट काट रही हैं, ADBECF वो ऑर्थो सेंटर है, P ऑर्थो सेंटर है। भुजा AB के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल 122 डिग्री है। तो भुजा AB के द्वारा तीसरे वर्टेक्स पे बना ये एंगल C क्या होगा। अगर साइड AB के द्वारा ऑर्थो सेंटर पे 122 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे भाई, तो वर्टेक्स C पे बना एंगल क्या आएगा, तो यहां से एंगल C आएगा 180 में से 22 घटाएंगे 58, 58 डिग्री। तो ये एंगल C 58 डिग्री का आ गया। बोलो बात समझे। आप बोलोगे हाँ सर। अब सवाल यह है A और B के बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं। अब जैसे इसको आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने फिर से ट्राइंगल बना लिया। मान लो मेरे प्यारे भाई, हमने फिर से ट्राइंगल बना लिया। ये ट्राइंगल है ABC। अब A और B के बाइसेक्टर Q पर मिलते हैं। आपने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, B का बाइसेक्टर खींचा, अब ये बाइसेक्टर Q पर मिल रहे हैं। तो ये आपसे पूछा AQB, C आपका 58 डिग्री है, C आपका 58 डिग्री। आप बताओ
किसी ट्राइंगल के दो एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे वो उस ट्राइंगल का इंसेंटर होगा। तो साइड ए बी के द्वारा ये क्यों क्या है इंसेंटर, इंसेंटर पे बना एंगल क्या आएगा 90 डिग्री प्लस तीसरे वर्टेक्स पे बने एंगल का आधा 90 डिग्री प्लस 58 का आधा, तो 90 प्लस 29 यानी कि 119 डिग्री। तो ये एंगल 119 डिग्री का होगा, बी ऑप्शन। तो सवाल निहायत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये बताइए करो। इस सवाल को आप लोग मुझे करके दिखाइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी करो। सब बच्चों को ने कर लिए सवाल। ये देखिए मेरे भाई, ट्राइंगल एबीसी में बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, ये ट्राइंगल एबीसी है। जब सवाल ही खुद ये कह रहा है कि बीई एसी पे परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है यानी कि सी डी ए बी के ऊपर हाइट है। और ये बोला गया है यहां पर कि बीई सी डी एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, बी सी डी ऊपर काट रहे हैं, तो व्हाट इज ओ, ओ इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर हो गया। अब बोला है एंगल ओबीसी ओसीबी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं। ये जो एंगल ओबीसी बना, ओबीसी इस एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर, ये जो एंगल ओसीबी बना इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों कहां पर मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहां पॉइंट पी पर मिलते हैं। अब ये वाला एंगल बीपीसी 148 डिग्री का है, 148 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल ए क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये देखो, केवल ट्राइंगल ओबीसी पे ध्यान दो। ओबीसी ट्राइंगल के लिए अगर नीचे वाले ट्राइंगल ओबीसी पे ध्यान दिया जाए तो दो एंगल के बाइसेक्टर यहां पे मिले, तो ये जो पॉइंट पी है ये एक्चुअली इस नीचे वाले ट्राइंगल ओबीसी का इन सेंटर बन गया कि दो एंगल के बाइसेक्टर यहां पे काट रहे हैं। अगर 148 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा भाई, ये एंगल जो है 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2 बराबर 148 डिग्री। तो 148 में से 90 घटाओ 58 का दुगुना 116, ये एंगल 116 डिग्री का आएगा। लेकिन पूछा है ये वाला एंगल, अब आप खुद बताओ मेरे भाई, ट्राइंगल एबीसी में दो हाइट, इसकी हाइट बीई और सीडी ओ पर काट रहे, तो ये ओ क्या है, ये ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है। अगर ऑर्थो सेंटर पे 116 डिग्री बन रहा है भुजा बीसी के द्वारा, तो वर्टेक्स पे कितना बनेगा, 180 में से 116 घटाओ, 180 में से 116 घटाओ 64 डिग्री। ये जो एंगल आएगा एंगल ए 64 डिग्री का आ जाएगा, और ये इसका आंसर है 64 डिग्री, पहला ऑप्शन। इसी के साथ ये खत्म होता है। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, सब लोग अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। इसी तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, उन पे सवाल करवाता जाऊंगा। ऑर्थो सेंटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका इन सेंटर और सरकम सेंटर था। लगभग ना के बराबरी से सवाल आता है, पर पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। पेपर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी चीज छोड़िए मत। ये ट्राइंगल एबीसी है, सबको ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल की मैंने तीनों हाइट खींची, ये हाइट है एडी, ये हाइट है बीई, और ये ट्राइंगल की तीसरी हाइट है सीएफ। तो भैया ये ट्राइंगल, ये एडी है, ये बीई है, और प्यारे बच्चों ये सीएफ है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ट्राइंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को यहां काट रही है, एडी बीई सीएफ आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो पॉइंट आएगा एच, ये ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा।
अगर आप ट्राइंगल की हर एक हाइट को देखो, या एल्टीट्यूड, हाइट, एल्टीट्यूड, लंब, ऊंचाई एक ही बात है। अगर ट्राइंगल की हर एक हाइट को देखो तो ऑर्थो सेंटर जो है दो टुकड़े कर रहा है मेरे दोस्तों हाइट के। ये ट्राइंगल की हाइट एडी है, एच दोस्तों इसका ऑर्थो सेंटर है, तो दो टुकड़े कर दिए, ए एच और एच डी। तो कॉन्सेप्ट है ए एच गुणा एच डी बराबर, ए एच गुणा एच डी बराबर, ए एच गुणा एच डी बराबर, ये ट्राइंगल की हाइट बीई है, एच ऑर्थो सेंटर है, तो एच ऑर्थो सेंटर ने दो टुकड़े कर दिए बी एच और एच ई, बराबर बी एच गुणा एच ई, बराबर बी एच गुणा एच ई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, इक्वल टू, ये ट्राइंगल की हाइट सी एफ है, इस सी, ये एच ऑर्थो सेंटर है, दो टुकड़े कर दिए सी एच और एच एफ, बराबर सी एच गुणा एच एफ। प्यारे दोस्त समझ में आ गई बात, बराबर सी एच गुणा एच एफ। ये मेरे प्यारे भाई यहां पर प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी कि अगर ट्राइंगल की हर एक हाइट को ध्यान से देखें तो एच ऑर्थो सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई बराबर सी एच गुणा एच एफ, इक्वल होता है मेरे दोस्तों। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो मेरे भाई, ये कोई हवा में नहीं आया, हर चीज के पीछे कारण है, आप इसको सिमिलरिटी से प्रूफ भी कर सकते हो। मान लीजिए देखो ध्यान सुनेगा बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप कोई भी तो आमने सामने के राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए मेरे दोस्तों, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, सर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, आप बोलोगे हाँ सर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के 90 डिग्री के, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा, ये थीटा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ये बराबर है थीटा थीटा, है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, आमने सामने कौन बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, इसका तीसरा एंगल है ये, इसका तीसरा एंगल है ये, यानी कि यहां पे तीनों एंगल बराबर हो गए। तो आमने सामने के दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 के सामने ए एच, ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ए एच, बटे नीचे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने बी एच, नीचे वाले में 90 डिग्री के सामने बी एच, बराबर बराबर। यहां देखिए मेरे भाई, यहां पे इस ब्लैक एंगल के सामने, ऊपर वाले ट्राइंगल में इस ब्लैक एंगल के सामने एच ई, एच ई, नीचे वाले ट्राइंगल में इसी ब्लैक एंगल के सामने एच डी, इसी ब्लैक एंगल के सामने एच डी आ जाएगा, एच डी आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है, बराबर कर दिया मैंने, मेरे को केवल हाइट्स पे काम करना है, केवल हाइट्स पे, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई, ए एच गुणा एच डी बराबर स्टूडेंट्स आ गया बी एच गुणा एच ई, यही तो लिखा है मैंने, देखो ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच, यही तो लिखा है। तो मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, ये आ गया। आप अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दोगे अपोजिट एंगल को, तो बाकी की कंडीशन भी सिद्ध हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, उसकी कोई जरूरत है नहीं, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जो मैंने करवा दिया, सिमिलरिटी से होगा प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे यस सर। अब इस पे सवाल देख लेते हैं, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल नंबर 30, ये बताइए बच्चे क्या उत्तर है। हाँ, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड बी एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, if PO equal to 6, PX equal to 8, QO equal to 4, then what is the value of QY? देखो बहुत बेसिक सा सवाल है। मान लीजिए बच्चों हमने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। सवाल में बोला है तीन एल्टीट्यूड है पी एक्स क्यू वाई आर जेड, तो ये तीन हाइट होगी बेटा, पी एक्स क्यू वाई और ये आर जेड, ओके। तो ट्रायंगल की तीनों हाइट हो जाएंगी पी एक्स
क्यू वाई और ये आर जेड, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल ये कह रहा है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। वैसे तो ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, पर यहां जैसे ओ बोला है, जैसे यहां पर ओ बोला है तो ऑर्थो, ये ओ ऑर्थो सेंटर है कि ट्रायंगल की तीनों हाइट। हाँ जी शिवम कुमार, ओ क्या है, ट्रायंगल की तीनों हाइट काट रही है, ऑर्थो सेंटर है। अब सवाल देखिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है। बोला है पीओ की लंबाई 6, पीओ 6, पी एक्स 8। अगर पीओ 6 है और पी से एक्स तक 8 है तो ये ओ एक्स क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 6 और 2 8 हो गया। ऐसे क्यू ओ 4, क्यू से ओ तक की लंबाई 4 है। आपसे पूछा है क्यू वाई, क्यू से वाई तक की लंबाई पूछा है। देखो बड़ा बेसिक सवाल है, ध्यान रखिएगा। पीओ 6 बोला है, पी एक्स 8, तो पी से ओ तक 6, पी से एक्स तक 8 है, तो ये ओ एक्स क्या बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। अब कुछ नहीं होना, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट सेम कर दीजिए मेरे भाई। देखो 6 की 2 में गुणा 12 है, क्योंकि हाइट हाइट एक दूसरे को यहां काट रही है, तो आपको पीएक्स हाइट पे और क्यू वाई हाइट पे, पीएक्स और क्यू वाई पे ध्यान देना है, गुणा सेम होनी चाहिए। 6 दूनी 12 और ये 4 तिया 12, तो ओ वाई की लंबाई 3 आ गई बेटा। गुणाएं तो सेम करने, 6 गुणा 2 12, 4 गुणा 3 12, ओ वाई 3 आ गया। तो क्यू वाई की लंबाई क्या आ गई मेरे प्यारे भी, 4 + 3 यानी कि 7। तो इस सवाल का आंसर बेसिकली 7 आ गया, खेल खत्म। मजा आ गया सवाल करके, आसान सवाल था, ये करके बताएंगे बच्चों। अब आप सवाल नंबर 31, मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरे 1 मिनट का इस सवाल करने के लिए। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक लेवल ऊपर का सवाल है, करके बताओ जरा जल्दी से। चलिए मैंने आपको समय दिया करने का, काफी कम बच्चे सवाल को कर पाए यार, बड़े दुख की बात है। हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा यार, नहीं कर पा रहे हो आप सवाल। आ जाओ, पहले आप यहां पे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल में करना क्या है। ट्रायंगल ए बी सी अपन लोगों ने बनाया, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी, एडी और बीई क्रम से बीसी और एसी की हाइट है। तो ये एडी हाइट है बच्चे, अरे यार, एडी हाइट है प्यारे स्टूडेंट्स, और बीई हाइट है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर। तो ट्रायंगल एबीसी में ये एडी हाइट है और ये बीई हाइट है, एडी और बीई ये हाइट है बीसी एसी की। ओ ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है। अगर ओ ऑर्थो सेंटर बोला है तो यही यही पॉइंट ओ होगा, यहां दोनों हाइट काट रही हैं आप एक दूसरे को, आप बोलोगे यस सर। बोला एओ 9 ओडी 2, एओ की लंबाई 9 है, ओडी की लंबाई 2 है, ठीक है। ओई की लंबाई 3 है, ये ओई की लंबाई 3 है। आपसे पूछा है साइड ए बी की लंबाई क्या, मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए। एडी और बीई हाइट यहां ऊपर काट रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और ये 3 सिंग 18, बीओ 6 आ गया। 9 गुणा 2 18, 3 गुणा 6 18, तो बीओ 6 आ गया। अब ए बी आपको निकालना है। ए बी जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी आ रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड तो मुझे पता है एडी 9 और 2 11, ये बी से डी तक नहीं पता, बी डी निकाल लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं बी डी ओ को, नीचे वाले छोटे से राइट एंगल को देखो बी डी ओ को, 90 डिग्री के सामने 6 है, ये 2 है,
तो पाइथागोरस थ्योरम से साइड आ जाएगी √6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी कि 36 - 4 32। तो नीचे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड आ गई √32। 90 डिग्री के सामने 6 है, ये 2 है। क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सी खेल खत्म हो गया, इतना ही करना था। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी साइड एडी कितनी है, 9 और 2 11, ये साइड 11 है, ये साइड कितनी है, √32 है। तो 90 डिग्री के सामने कैसा आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √11 का स्क्वायर 121 प्लस √32 है, √32 का स्क्वायर 32, तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई √153। तो √153 सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट है। खेल खत्म। तो ये एक लेवल ऊपर का सवाल है, क्रिएटिव क्वेश्चन है, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे यूलर्स लाइन। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन। चलिए, यूलर्स लाइन। अब यूलर्स लाइन क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सब आपको समझना पड़ेगा। मान लो भैया हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, मान लो हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है जी। अब एच क्या है बच्चे, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। जी क्या है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। ओ क्या है, ओ इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। तो आप इन तीनों को मिला दीजिए, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये जो एच है ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। जी क्या है प्यारे बच्चे, जी ट्रायंगल का सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। जी जो है सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ओ क्या है, ओ ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। तो यूलर्स ने मेरे प्यारे भाई ये बताया कि कोई भी ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल, यूलर्स ने बताया कि कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी, किसी भी साइज या किसी भी शेप का, किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं। पोजीशन इनकी अलग अलग होगी। किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक ही सीधी रेखा में होते हैं, और इसी लाइन को हम लोग यूलर्स लाइन कहते हैं। इसी लाइन को प्यारे भाई यूलर के सम्मान में यूलर्स लाइन कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सब परसों ही समझ आ गई थी। आप कहोगे सर इन सेंटर कहां गया, इन सेंटर कहीं और होगा मेरे भाई, इस लाइन पे नहीं होगा, इन सेंटर की पोजीशन कहीं और होगी। लेकिन किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तीनों हमेशा एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, और इसी लाइन को हम लोग यूलर्स लाइन कहते हैं। यूलर्स लाइन, HGO, सेंट्रॉइड हमेशा बीच पे होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई एच जी से जियो का रेशियो हमेशा 2:1 होता है, ये भी लिख लीजिए। ये भी बताया गया कि एच जी से जियो का जो रेशियो है प्यारे स्टूडेंट, ये रेशियो हमेशा 2:1 होता है, ये भी याद कर लीजिए। एच जी रेशियो जियो 2:1। ओके, ये यूलर्स लाइन है। आ जाओ, अब इस पे बहुत बेसिक सवाल आएगा मेरे दोस्तों, अगर आएगा तो बहुत बेसिक सवाल। जैसे ये देखिए, सवाल है यदि किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? भाई मैंने आपको बताया है कि मान लो मेरे प्यार भाई एक लाइन है, यूलर्स लाइन। यूलर्स बाबा ने क्या बोला है कि किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तीनों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं, यूलर्स लाइन कहते हैं। और एचजी से जियो का रेशियो 2:1 होता है। सवाल ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी 6 है। ये सेंट्रॉइड है जी, ये सरकम सेंटर है, ओ सरकम सेंटर, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे। एक की वैल्यू 6 है तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। सवाल क्या है, सवाल यह है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि एच,
सरकम सेंटर यानी कि ओ, एच और ओ के बीच की दूरी आएगी 12 6 18, 18 सेंटीमीटर आंसर। एच ऑर्थो सेंटर, ओ सरकम सेंटर, इनके बीच की दूरी एच हो जाएगा 12 + 6 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा। खेल खत्म, आगे चलते हैं। अगला सवाल, 12 गलत है चंद्रकला शर्मा, 18 है। सही करो भाई, काय को गलती कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है, केवल आपको कॉन्सेप्ट लिखना है और याद रखना है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट आपको दी हुई है, इफ H1, इफ H1, H2, R2, altitudes of a triangle, R2, given altitudes of a triangle, R2, given altitudes of a triangle, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट H1 और H2 दी गई हैं, अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट H1 और H2 दी गई हैं मेरे प्यारे भाई, तो उस ट्राइंगल की तीसरी हाइट क्या होगी? उस ट्राइंगल की तीसरी हाइट क्या होगी मेरे प्यारे भी बताइए। प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट H1 H2 दी गई हैं, तो उस ट्राइंगल की तीसरी हाइट की रेंज क्या होगी? तो जैसे मैंने आपको बताया है प्यारे दोस्त कि ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी, अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। ऐसे ही एक दो बार सवाल पेपर में आया है, अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट दी गई हैं, तो तीसरी हाइट की जो रेंज होगी H3 मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? H1 इंटू H2, H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2 से बड़ा होगा, बट H1 इंटू H2, H1 इंटू H2 अपॉन H1 डिफरेंस H2 से छोटा होगा। प्यारे दोस्त आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। ओके, तो अगर किसी ट्राइंगल की दो, प्रूफ भी आप कर सकते हैं पर टोटल टाइम वेस्ट है। देखो ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आप हर एक फॉर्मूले का प्रूफ याद रखो, बहुत बेकार की चीज है। आप उसी फॉर्मूले का प्रूफ या थ्योरम समझो मेरे भाई डिटेल, जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हैं। प्रूफ क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस। जिस प्रोसेस पे ही कोई सवाल क्रिएट नहीं हो सकता, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। जैसे यहां एक ट्राइंगल की दो हाइट है H1 H2, तो थर्ड हाइट की जो रेंज होगी H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 से बड़ी, और H1 H2 अपॉन H1 डिफरेंस H2 से छोटी। लिख लो कॉपी में, साथ साथ आपको लिखना है। अब सवाल देखो प्यारे भाई, ये आ गया 33वां। किसी ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड 12 15 है, यहां पे दो एल्टीट्यूड आपको दिया है H1 और H2। पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड, तीसरे एल्टीट्यूड की जितनी भी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू हैं उनका योग क्या होगा। बहुत बढ़िया। अगर एक ट्राइंगल की दो एल्टीट्यूड या दो हाइट, दो शीर्षलंब दिए गए हैं, तो थर्ड एल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी H3 वो क्या होगी? 12 गुणा 15 बटे 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 यानी कि 27 से बड़ी होगी, और 12 गुणा 15 बटे 12 डिफरेंस 15, डिफरेंस लेना, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, 15 में से 12 घटाना है 3, ये आएगा बेटा। यहां देखिए किससे जाएगा मेरे भाई, ये आपका चला जाएगा 9 से, 12 गुणा 15 180, 9 से जाएगा 20 बार, 9 से 27 जाएगा 3 बार, तो 20 बटे 3 आ जाएगा 6.66, 20 को 3 से भाग देंगे, ये क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा यहां पर 3 से 12 4 बार, 15 चौका 60, ये H3 की रेंज आ जाएगी।
यानी कि ट्राइंगल की थर्ड एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है, तीसरे एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है, मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है, बोला ना थर्ड एल्टीट्यूड की सभी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू का योग क्या है, तो 6.66 से बड़ा होना चाहिए। तो 6.66 से जस्ट बड़ा इंटीजर 7 होता है। 6.66 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है, 7। ट्रायंगल की तीसरी हाइट की वैल्यू 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और आखिर में मेरे दोस्तों थर्ड हाइट की वैल्यू 60 से छोटा होगा, 60 से छोटा होगा। तो 60 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना है, 59। 60 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 59। यानी कि ये त्रिभुज की तीसरी हाइट की पॉसिबल रेंज है। अगर एक त्रिभुज की दो हाइट 12-15 है तो तीसरी हाइट का मान 7 से लेकर 59 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पूछ लिया होता कि भाई एक त्रिभुज की दो ऊंचाई 12-15, बताओ तीसरी ऊंचाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपका आ जाएगा आंसर 7। पूछ लिया था बताओ तीसरी हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, तो आपका आंसर आ जाता 59। आपसे मेरे प्यारे भाई ये पूछ लिया होता है कि एक त्रिभुज की दो हाइट मेरे प्यारे भाई 12-15, बताओ तीसरी हाइट की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, कितनी वैल्यू है बेटा, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं 7 से लेके 59 तक गिनती लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, तो कितना 53 वैल्यू पॉसिबल है, H3 की 53 वैल्यू पॉसिबल है। थर्ड एल्टीट्यूड की 53 वैल्यू पॉसिबल है। 53 संख्याएं होंगी ये भाई। अगर 1 से लेके 59 तक लिखूंगा तो 59 गिनती है, यहां शुरू की 6 गायब है, 1 2 3 4 5 6, तो 59 में से 6 घटा दो, कितनी बची, 53 वैल्यू पॉसिबल है। तो कुछ भी सवाल बन सकता है ना। यहां पूछा है कि तीसरे एल्टीट्यूड की सभी इंटीजर वैल्यू का सम, इनका सम पूछा है मेरे भाई, इन सारी वैल्यू का सम पूछा है। ये 7+8+9+10 इस तरीके, 7+8+9+10 डॉट 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 59, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी एक एक का क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला n/2 a+l, कितनी संख्या है, 53 संख्या है। तो 53/2 a+l, फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 59, तो 7+59 66, 2 से 66 चला जाएगा 33 बार, तो 53 × 33 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा। तो 33×5 1650 और 99, 1650 और 99 आ जाएगा भी 1750 से कम, 1749, 1749। देखो कितना बढ़िया सवाल आया मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन। तो जितने भी सवाल बन सकते मैंने आपको सारे करा दिए, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने प्यारे स्टूडेंट यहां पर 34, ये बताओ, सवाल नंबर 34वां करेंगे। एक ट्रायंगल की साइड 12, 35, 37 है, तो पूछा है बताओ उसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इससे जबरदस्त सवाल नहीं बन सकता। अगर एक ट्रायंगल की साइड 12, 35, 37 है, तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज 12, 35, 37 राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा जहां पे 90 डिग्री का वर्टेक्स बनेगा। सरकम सेंटर क्या होगा, हाइपोटीनस का आधा, ये सरकम सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी ये क्या आएगी, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या आएगी मेरे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनस का आधा, 37 का आधा, यानी कि 18.5। ये 18.5 सेंटीमीटर आ गया बच्चे। पहले पढ़ा चुका हूं मैं, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आगे चलेंगे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 35, ये बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, करके बताइए जल्दी से, फटाफट। हाँ जी, बताइए।
नहीं हो रहा सर, कुछ पैसे जीपे कर दीजिए, जलेबी खानी यार तुमने तो ये कह के मुझे जलेबी की याद दिला दी। चलो, ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, बीई एसी पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, एडी और बी ही ट्राइंगल के अंदर एफ पर काट रहे हैं, यानी कि एफ हो गया ऑर्थो सेंटर। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए भाई कि ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी। अच्छा, ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। ओके, बीई एसी पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन है मेरे दोस्तों यहां पर बीई, ये एसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काट रहे हैं, यानी कि व्हाट इज दिस एफ, दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सवाल में कहा गया ए बी की लंबाई 20 है, ए बी की लंबाई 20 है, सी डी की लंबाई 4 है, सी डी की लंबाई 4 है, एडी की लंबाई 12 है, एडी एडी यानी कि ये बच्चे ये आपका 12 है, ये 12 है, 12। ठीक है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या आएगी, बीई की लंबाई कितनी होगी। ए बी की लंबाई 20 है, तो आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या आएगी। देखो दोस्तों, बड़ा बेहतरीन और बहुत बेसिक सा सवाल है, जो जो निकाल सकते हो सब निकाल लो। 90 डिग्री है ट्राइंगल ए डी बी को, देखो 90 डिग्री के सामने 20 है, 90 डिग्री के सामने 20 है। यहां पे जो बोला है बेटा, ये पूरी साइड एडी 12 बोलिए, पूरी साइड एडी 12, ए से डी तक 12। 90 डिग्री के सामने 20 है, 12, तो कितना बचेगा 16। 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का 4 गुना 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। साइड ए बी 20 दी है, तो 90 डिग्री के सामने 20 है, एडी 12 है, ये 16 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब ध्यान से सुनेगा, अगर आप इसे ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये 12 है, ये 4 है, तो एसी कितना आ जाएगा मेरे भाई, एसी कितना आ जाएगा पाइथागोरस। तुम 12 का मतलब होता है, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। देखो, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड है 4, ये है 12, 12 का मतलब 4 तिया 12, तो 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, 4 का मतलब 4 एकम 4, ये 4 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये साइड 1 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा अंडरूट 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 4 रूट 10। तो यहां पे एसी की जो लंबाई है 4 रूट 10 आ जाएगी। बोल हां कि ना, बोलो। है भाई, ये 4 है, ये 12 है, तो 4 का मतलब 4 एकम 4, 12 का मतलब 4 तिया 12, तो 4 तो आएगा ही आएगा। 1 और 3 पे पाइथागोरस लगाएंगे रूट 10, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 रूट 10 आ जाएगा। ऐसे में जल्दी पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूं। एक्चुअली हमारी नजर बाज की तरह क्लियर है। साइड बीई ये आपको निकालनी है, बीई निकालनी, बी मतलब एसी के ऊपर हाइट निकालनी। आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, सेम होता है। किसी भी ट्राइंगल की साइड और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये ट्राइंगल की साइड एसी है, ये ट्राइंगल की साइड एसी है 4 रूट 10, इसके ऊपर हाइट है मेरे प्यारे भी बीई जो आपको निकालनी है। ये त्रिभुज की भुजा एसी है 4 रूट 10, इसके ऊपर हाइट बीई आपको निकालनी है। तो ट्राइंगल की साइड 4 रूट 10 और इसके ऊपर हाइट बी, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये 20 के ऊपर तो हाइट पता ही नहीं। ये ट्राइंगल की हाइट है 16 4 20, अच्छा ये भी 20 आ गया। ये ट्राइंगल की साइड 20 है, इसके ऊपर हाइट है एडी 12, ये ट्राइंगल की साइड 20 है, इस साइड बीसी के ऊपर हाइट एडी कितना है 12, बराबर 20 गुणा 12। तो कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो किसी भी ट्राइंगल की साइड और उस साइड के ऊपर की जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी, इनकी गुणा सेम होती है। अब 4 से आपका 12 3 बार कट जाएगा, रूट 10 से कितना जाएगा, 10 दूनी 20, रूट 10 से 20 जाएगा 2 रूट 10 बार। बहुत बढ़िया इस सवाल का आंसर है, बीई की लंबाई आएगी 2 रूट 10 का 3 गुना 6 रूट 10, तो 6 रूट 10 इस सवाल का आंसर है। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो एरिया बराबर कर दो। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, ये बेस है ये हाइट है, एरिया बराबर करेंगे। ये बेस है 20, इसके ऊपर हाइट 12 है, तो 1/2 1/2 कट जाएगा। तो मेरे भाई क्या आएगा, बेस गुणा हाइट ही प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। आगे चलेंगे।
सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल को आप ट्राई करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसी के साथ ये ऑर्थो सेंटर ये पूरी शीट समाप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑर्थो सेंटर इतना ही है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या है, ऑर्थो सेंटर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंगल वाला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट है, यूलर्स लाइन क्या होती है मेरे भाई, ये एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, खेल खत्म, आज इतना ही, बाय।